गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। हम लोगों की चर्चा राइट्स इशू पर चल रही थी, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और उसी के साथ ड्यूटीज पर चर्चा करनी। और आज इस चर्चा को हमें फिनिश करना है, ठीक है। अब आज की जो चर्चा होगी उनमें जो हमारा अप्रोच होगा, दो चीज़ों को कवर करना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिन 3-4 टॉपिकों को मैं पिक करने जा रहा हूँ वे ट्रेडिशनल भी हैं और वे करेंट बेस्ड भी हैं, तो दोनों को लेकर के चलना होगा हमें। जैसे एक प्रश्न मैं पिक करने जा रहा हूँ, सिविल सर्विसेज के प्रश्न हैं आर्टिकल 21 से रिलेटेड, CSE 2021 प्रश्न है, भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि, भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। पर्यावरणीय कानूनों का संविधानीकरण है। सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। The most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court. Discuss this statement with the help of relevant case law. ठीक है, देखें, इस पर आने के पहले 5 मिनट का समय लूंगा।
आज दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आया है। अगर मैं आपसे पूछूं, इसको आप पॉजिटिवली लेते हैं या निगेटिवली, या इसका विश्लेषण आप किस रूप में करते हैं? या इस पर कोई विचार ही नहीं है? नहीं, विचार तो आप लोग कर रहे थे तो मैं सुन रहा था। बतलाइए। अब रुक जाइए ना। हाँ, पूजा बतलाओ। प्रश्न नहीं सुना? हाँ, ये प्रश्न उन लोगों के लिए ज्यादा है जिनकी राजनीति में रुचि नहीं है। जिनकी राजनीति में रुचि है उनका एक ओपिनियन होगा, लेकिन जिनकी रुचि नहीं है, मेरा यह प्रश्न उनके लिए ज्यादा है। मतलब क्या क्या नहीं पता? मतलब कोई जानकारी नहीं है आज क्या हो रहा है? अंशु बोलो, किस कंटेक्स्ट में पॉजिटिव है? किस कंटेक्स्ट में पॉजिटिव है? बतलाओ। मोबाइल नहीं खोलना है, मोबाइल रखिए। नहीं तो रख दीजिए ना। आप यही बोल दीजिएगा कि मैंने देखा नहीं है। मुझे जानना है ना। नहीं, अब जानने का क्या मतलब? ऐसे अगर अवेयर सिटीजन होने लगे। नहीं, मैंने ये पूछा कि सुबह से आपने क्या किया है, नहीं पूछा ना। मैं तो जस्ट आपके ओपिनियन को जानना चाह रहा हूं। बतलाओ अनुराधा। अरे न्यूज़पेपर में नहीं दिया है, अभी काउंटिंग ही हो रही है। तुम बतलाओ मिशा। जिस तरह से लोकतंत्र में चुनाव आयोग का और भी संवैधानिक संस्थाओं का केंद्र की तरफ झुकाव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह के निर्णय आना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मतलब ये तो आज जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बोलना चाहिए। ये हमारी आपकी भाषा नहीं होनी चाहिए। क्या? हिंदुत्व की जीत हो रही है। किसके? देखिए, मैं खारिज भी नहीं कर सकता और स्वीकार भी नहीं कर सकता। और सर एक बात तो ये भी है कि 2011 से 13 तक जो ड्रामा किए थे, उन ड्रामेबाजों की हालत तो बस नहीं तो उन ड्रामेबाजियों के पीछे तो यही ड्रामेबाज थे। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखें, बार बार एक बात कहता हूं, यहां से चीजों को जो है ना रेगुलेट करें। अगर कहेंगे उन ड्रामेबाजों की हार हुई तो महा ड्रामेबाज जीते। क्या गलत तो नहीं कहा? क्योंकि अन्ना के पूरे आंदोलन के पीछे संघ और भाजपा थे। मतलब मुझे डाउट नहीं है, आप लोगों को हो सकता है। समझे? और कोई? क्या नहीं, कैसे भाजपा जो है केंद्र में है, हाँ। और ये विपक्ष वाला जो आम आदमी पार्टी है वो मतलब दिल्ली में है, और दोनों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। वो कहता है काम, तो इसका मतलब सारे राज्यों में जिसकी केंद्र में सरकार हो उसी की सरकार राज्य में हो। नहीं, जैसे 10 साल में है जो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसा है जो ठप पड़ा हुआ है। बहुत सारे डिपार्टमेंट जो कह रहा है हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है। जैसे ऊपर राज्यपाल है, कभी भी हस्तक्षेप हो जाता है। जैसे कुछ ही 2 दिन पहले रात भर की घटना है जो मतलब कि वो छापामारी हो गया था, हाँ। 15 करोड़ के चक्कर में जो हो गया था, हाँ। इतना जल्दी एक्शन भी हो गया। अब थोड़ा सा कम होगा। अब नहीं होगा कहीं। अब ये कहने को मिलेगा जो केंद्र में है वही राज्य में है, तो डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए।
देखिए, सबसे पहले आपका यह इंटरप्रिटेशन जो है ना, एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी फेडरल है। मैं तीनों बातें कह रहा हूं, ठीक है। अभी मैं निगेटिवली बात नहीं करना चाह रहा। मुझसे अगर पूछें तो मैं इसे पॉजिटिवली देखता हूं। क्यों पॉजिटिवली देखता? दो कंटेक्स्ट से। अजीत सिन्हा जी देखें, पहली चीज जो है अक्सर मैं पिक करता हूं, सुनो तुम चाहे जिसे चुनो पर इसे नहीं, इसे बदलो। मुझे लगता है बदलाव लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है, और यह आंसर लिखने की बात मैं कर रहा हूं। मैं यहां पर दिल्ली के इलेक्शन रिजल्ट के एनालिसिस के लिए मैं नहीं खड़ा हूं। मैं आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बात कर रहा हूं। बदलाव लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। जब तक बदलाव की संभावना है, लोकतंत्र जिंदा है। जिस दिन बदलाव की संभावनाएं खारिज की जाने लगेंगी, लोकतंत्र खतरे में होगा। पहली चीज इस बात को समझे, ठीक है। दूसरी बात जो कहना चाहूंगा, और देश इस चीज को झेल रहा है, नहीं झेल रहा है ये बात नहीं, और देश आज नहीं झेल रहा है। कम से कम इस चीज को देश को 25 वर्षों तक झेलना है। 2004 से 2014 तक देश ने झेला, और 2014 से अब तक कम से कम 2029 तक तो देश झेलेगा ही झेलेगा। चेंज को निगेट करने की क्या कीमत होती है और कितनी बड़ी कीमत होती है। और बिहार के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो बिहार तो 1990 से अब तक इस स्थिति को झेल रहा है। करीब करीब पिछले 35 वर्षों से बिहार इस स्थिति का सामना कर रहा है, और बदलाव को निगेट करने की कीमत बिहार चुका रहा है। इनिशियली लालू जी के 15 साल के रिजिम में चुकाई, अब नीतीश जी के 20 साल के रिजिम में चुका रहा है। नहीं तो इस बात को आप समझिए। दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी दिल्ली के इलेक्शन रिजल्ट की, 3 चीजों को मैंने नोटिस किया। दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी, एक मजबूत विपक्ष। अगर मुझसे पूछें लास्ट 2 लगभग करीब करीब 2 डिकेड के दौरान अगर आप देखें तो पब्लिक मैंडेट जो दिखता है जाता हुआ, आप देखेंगे वन साइडेड दिखता जाता दिखाई पड़ता है, कुछ एक अपवादों को छोड़ते। मतलब जो पार्टी जीत रही है ना, ह्यूज मेजॉरिटी से जीत रही है, समझे। जबकि डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की जरूरत होती है। मजबूत अगर विपक्ष हो तो वह लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व और जवाबदेही को सुनिश्चित कर पाने में वो कहीं ज्यादा समर्थ होगा। ये दूसरी बात, और इसीलिए विपक्ष का मजबूत रहना जरूरी है। आम आदमी पार्टी चाहे 23 मिले चाहे 24 मिले, अब तक की क्या स्थिति थी? अब तक की स्थिति ये थी कि पहली बार 67-3 आम आदमी पार्टी की जो फुल मेजॉरिटी से सरकार बनती है,
67 आम आदमी पार्टी को और 3 बीजेपी को, और दूसरी बार मेरे ख्याल से 62-8 था। जो हो 62-63, 7 हो 8 हो, ये बहुत वाला रॉकेट साइंस नहीं है, भाव को समझे। तो ये स्थिति बड़ी विभत्स स्थिति होती है डेमोक्रेसी के लिए। इसका मतलब यह है कि जनता एक ऐसे सरकार को चुन रही है, और केवल चुन नहीं रही है, उसे इस बात की छूट दे रही है कि वो मनमाने तरीके से काम कर सके। यह भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तीसरी चीज अगर आप पूछें तो नेशनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली में जो कांग्रेस ने स्टैंड लिया, हिचकते हुए ही सही, उस स्टैंड की अपनी अहमियत है। वो इस ओर इशारा करता है। यद्यपि मतलब मेरे पास जो इनपुट है और मुझे जितनी बातें समझ में आ रही हैं, कांग्रेस को जितना एफर्ट देना चाहिए था, कहीं न कहीं गठबंधन सहयोगियों के दबाव में उसने अपने आप को ब्लिंक किया, पीछे खींचा। और कहीं न कहीं फिर भी आप अगर देखें तो मुझे लगता है 7 से 8 सीटें करीब करीब ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने डिसिसिव रोल प्ले किया है। 7 to 8 सीटों पर, एक भी सीट न जीतने के बावजूद। और वो 60 से 8 सीट का मतलब क्या है? एक का माइनस और दूसरे का प्लस। बातें समझ रहे हैं? तो उसका इंपैक्ट डबलिंग हो जाता है, पूरा का पूरा चुनाव परिणाम ही बदल जाएगा आपको। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो उस स्थिति में नेशनल पार्टी के रूप में कांग्रेस के रिवाइवल की प्रक्रिया, ये खतरे उसे उठाने होंगे। जो खतरा दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम में इस बार अब तो सामने दिख रहा है, इस खतरे को कांग्रेस को उठाना होगा। 5 साल का समय खुद को देना होगा। उसे इस बात को समझना होगा कि दरअसल उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भाजपा बाधक नहीं है, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सहयोगी दल बाधक है। और जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए कांग्रेस को, कांग्रेस की लीडरशिप को, देश की राजनीति को रिडिफाइन होने में समय नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। रेस्ट और जितनी भी चीजें हैं, मतलब बहुत तो मैंने फॉलो नहीं किया है चूंकि मुझे कुछ काम करना था। रेस्ट जितनी चीजें की जा रही हैं टीवी पर, यह लफाबाजी के अलावा कुछ नहीं है। एक लाइन में मैं कहता हूं, नहीं, चाहे कोई ये कहा जाए कि मुफ्त खोरी को जनता ने नकार दिया, ये किया, वो किया, ये सब बकवास की बातें, ये सारी बातें बकवास है, समझे। इन चीजों की बहुत अहमियत नहीं है। अगर कोई कहता है कि डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की बदौलत ये जीत हासिल हुई है, तो मैं एग्री नहीं करता। पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में देखेंगे स्वीप वाली स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। दंगा 2020 के दंगे से प्रभावित जो इलाके हैं, समझे। अभी कुछ दिन पहले आप जाकर के देखें, कपिल शर्मा के मसले पर जबरदस्त दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई गई अदालत के द्वारा कि या तो उन्होंने उनको बचाने की कोशिश की है किसी दबाव में, या फिर उनके मामले में जो इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए था वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं हुआ। यह अदालत जज की टिप्पणी है। और वो कपिल मिश्रा करीब करीब मुझे लगता है 60-65 हजार वोट से शायद, समझे। और दिल्ली के दंगे में जिनकी निर्णायक भूमिका थी। तो इसलिए अगर आप देखें
तो वो सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट था, समझे, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो मुझे लगता है इस तरह की राजनीति की हार निश्चित तौर पर होनी चाहिए। रेस्ट जो बातें आप कह रहे थे, डबल इंजन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ही फेडरलिज्म के स्पिरिट के अगेंस्ट जाता है। अगर वही बात है तो यूनिटरी स्टेट में तब्दील कर देना, क्या दिक्कत? दिल्ली में अगर विकास नहीं हुआ और अगर चीजें प्रभावित हुई हैं तो इसके लिए अकेला आम आदमी पार्टी थोड़ी जिम्मेवार है। अकेली आम आदमी पार्टी, अगर आप में से किन्हीं को लगता है तो यह बात दिमाग से निकाल दीजिए। इसके लिए जितनी आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है उतनी ही भाजपा भी जिम्मेवार है। दोनों की राजनीति, कांग्रेस अगर यहां पर खड़ी है तो इसके सेंटर में मौजूद है पॉलिटिकल अप्रोच ऑफ आम आदमी पार्टी एंड भाजपा। कांग्रेस के फैक्टर के अलावा की बात नहीं कर रहा हूं। पॉलिटिकल अप्रोच जो कांग्रेस का रहा, आम आदमी पार्टी और भाजपा का रहा है पिछले 10 वर्षों के दौरान देखें तो लगातार दोनों ने कन्फ्लिक्ट की राजनीति को प्रीफर किया, क्योंकि दोनों को पता है कि जब तक हम कन्फ्लिक्ट की राजनीति करते रहेंगे, लाइमलाइट में बने रहेंगे, मेन स्ट्रीम में हमारी मौजूदगी रहेगी, पॉलिटिकल डिस्कोर्स हमारे हिसाब से निर्धारित होगा। जैसे उस लाइमलाइट से बाहर गए, कांग्रेस को आने का मौका मिलेगा। और अगले 5 साल के दौरान अगर मुझसे पूछें तो अगला 5 साल जो है दिल्ली में कांग्रेस के रिवाइवल के आधार को तैयार करेगा, क्योंकि अब उस कन्फ्लिक्ट के पॉलिटिक्स का वो स्पेस नहीं है जो अब तक हुआ करता था। अब पक्ष और विपक्ष के बीच होगा जो हर जगह होता है, हमेशा होता है। लेकिन ये जो है सत्ता के 2 केंद्र, एलजी बनाम इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो था, और इसके कारण दोनों एक दूसरे के लिए संजीवनी का जो काम करते थे, दोनों की पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्लिक्ट एक दूसरे के लिए संजीवनी का काम करती थी, वो तो अब नहीं होगा। मेरी बातें समझ में आई या नहीं? तो मेरे कहने का मतलब यह है, देखिए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से ऐसे भी साल रहे हैं जहां पर 3 क्वेश्चन पूछे गए। जस्ट इसके बाद उसी में मैं इंटर करूंगा। 3 क्वेश्चन एक साल पूछे गए, 4 में 3 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड इलेक्शन रिफॉर्म से। इस बात को समझें, और इस बार भी वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रबल है। तो आलोक जी जब एनालाइज करते हैं ना, तो कम से कम एक एनालिसिस होता है फॉर्मल, हम लोग भी बाहर करते, फॉर्मल चैनल से बाहर हट करके। कई बार क्लास में भी हम इनफॉर्मल होते हैं, क्योंकि क्लास के डिस्कशन मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मल होते हैं, लेकिन वहाँ पर इनफॉर्मेलिटी के स्पेस होते हैं। 5 मिनट टाइम निर्धारित किए थे, तो उसमें 2 मिनट हम भी थोड़े खा सकते हैं। क्या आप 5 मिनट ही बोले थे ना, 5 मिनट डिस्कशन होगा। हाँ। हमको लगा 2 मिनट हम ही बोल देंगे तो 5 मिनट कहाँ नहीं, ऐसा नहीं समझिए। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ना कि एक चीज लिखें सारा कुछ अपने आंसर में, बार बार इस चीज पर जोर देता, और जहां पर आपके अप्रोच और मेरे अप्रोच डिफर करते, या जहां पर मेरे अप्रोच और मार्केट के अप्रोच डिफर करते, वो यही बिंदु है। मैं हर चीज डिस्कस करता और मेरा मानना है हर चीज आंसर में लिखा जाना चाहिए, whether it is political or it is apolitical, but our approaches must be apolitical। हमारा अप्रोच और राजनीतिक होना चाहिए, हमारा अप्रोच और राजनीतिक होना चाहिए। और इसलिए मैं कहूंगा कि दिल्ली के चुनाव परिणाम के मैसेज हैं बिहार की जनता के लिए। या तो मैसेज को लीजिए, या एक बड़ी कीमत आगे चुकाने के लिए तैयार रहिए। अब बिहार की जनता को डिसाइड करना है कि वो कुछ मैसेज लेती है या वो उसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ती है। और बिहार की विडंबना यह है
बिहार की विडंबना यह है कि बिहार में अभी कोई ऐसी लीडरशिप नहीं दिख रही है जो एक नई दिशा दे सके बिहार की राजनीति को। फ्रैंकली मैं कह रहा हूं, कोई ऐसी लीडरशिप मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं दिख रही है, समझे। और नई दिशा देने वाला जो एक नेतृत्व भी है, समझे, वो जो है गड्ढे से निकाल करके और मैरियाना ट्रेंच में ले जाकर के बिहार को पटक देगा, समझे। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं। उसी के संदर्भ में एक सवाल आ रहा है। हाँ बोलिए ना सर। पार्टियों के लिए विचारधारा कितना महत्वपूर्ण है? कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जब सत्ता की संसदीय राजनीति में सत्ता की राजनीति हावी होगी ना, विचारधारा का महत्व किससे होता है? हमसे, आपसे ना। विचारधारा का महत्व किससे होगा? हमसे और आपसे होगा। क्या हम और आप ईवीएम का बटन दबाते वक्त विचारधारा को ध्यान में रखते हैं? नहीं, केवल भाजपा की बात मत करें, मैं आपसे डिसएग्री करता। विचारधाराहीनता की बात जो है, विचारधाराहीनता की बात जो है सभी दलों पर समान रूप से लागू होती है। आप इस बात को समझें। भाजपा की तो मैं कम से कम इस बात के लिए तारीफ करता हूं कि हम उससे असहमत हो सकते, हम उससे असहमत हो सकते, लेकिन उसका एक आइडियोलॉजिकल लाइन है। वह हिंदुत्ववादी राजनीति करती है, हिंदुत्ववादी विचारधारा में उसकी आस्था है, प्रो मार्केट उसका ओरिएंटेशन है आज के डेट में, और वो इस बात को खुलकर के स्वीकार करती है। क्या? हाँ, वोटर्स भी। भाजपा के अलावा अन्य पार्टियां तो पूरी तरह से विचारधारा के नाम लेने से भी डरती हैं। क्या? भाजपा के अलावा अन्य पार्टियां तो पूरी तरह से विचारधारा तो वही बात ना मैं कह रहा हूं, यही बात मैं कह रहा हूं ना। और उसमें प्रशांत जी और केजरीवाल जी नहीं, उनकी तो कोई विचारधारा ही नहीं, नाम ही मत ले। आइडियोलॉजी की बात ही नहीं करें केजरीवाल जी या प्रशांत किशोर जी के कंटेक्स्ट में, कोई आइडियोलॉजी उनकी नहीं है। सारी चीजों के बावजूद विचारधारा कांग्रेस कभी भी अपने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के लिए नहीं जानी जाती, मेरी जहां तक समझ करती है। वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन रहा है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अगर आप जाकर के देखें, हर आइडियोलॉजी के लिए वहां पर स्पेस रहा है। हाँ, कुछ चीजें रही हैं जो कांग्रेस के नेचर और कैरेक्टर से अभिन्न है। वह है कांग्रेस की आस्था इंक्लूसिव आइडिया ऑफ इंडिया में रही है। तमाम सीमाओं के बावजूद आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। नंबर 2, कांग्रेस का सेकुलरिज्म के प्रति एक कमिटमेंट रहा है, उसके घोषित प्रतिबद्धता रही है। क्या हुआ? ये हुआ क्या? अनुज, देखो क्या हुआ भाई, समझे? अरे ऐसे कर दोगे तो मैं गड़बड़ा ही जाऊंगा, कॉन्फिडेंस ही मेरा हिल जाता है तकनीक के आगे जो है। तो अगर उस कंटेक्स्ट में देखिए तो एक सेकुलरिज्म के प्रति उसका कमिटमेंट रहा है तमाम लिमिटेशन के बावजूद। जैसे भाजपा कितनी भी लिबरल हो जाए, भाजपा कितनी भी प्रोग्रेसिव हो जाए, उसका कंजर्वेटिव अप्रोच हमेशा डोमिनेंट होगा, कम्युनल ओरिएंटेशन हमेशा डोमिनेंट होगा, ऑलवेज। चुनाव आयोग के दिए हलफनामे में सब लोग सेकुलर वर्ड का प्रयोग अब करने दीजिए ना, चुनाव आयोग भी तो सेकुलर है, नहीं है? समझे? और अब तो प्रश्न उठ रहे हैं, तो मैं जो बात कह रहा, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए यही खासियत है। और ये इंडियन पॉलिटिक्स की बात मैं नहीं कर रहा। डिसअपियरेंस ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमोंग द पॉलिटिकल पार्टीज
ये जो है ग्लोबल फिनोमेनन है। अमेरिका में जाकर के देखें, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच का फर्क मिटता चला गया। डेमोक्रेट प्रो पीपुल ओरिएंटेशन के लिए जाना जाता है ना, और रिपब्लिकन प्रो मार्केट ओरिएंटेशन के लिए जाना जाता। लेकिन ट्रंप और बिडेन के फर्क को देखें तो दोनों, ट्रंप के पहले कार्यकाल और बिडेन के कार्यकाल को आप कंपेयर कर लें पॉलिसी के स्तर पर। ब्रिटेन में चले जाए, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी को देखें। इंडिया में आकर के देखें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखें। वो आइडियोलॉजिकल फर्क अब फिर इमर्ज करने लगा है 2019 ऑनवर्ड्स। 2019 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है। कहां तक वो सत्ता में आने के बाद कैरी करेंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल असर्शन जो राहुल गांधी का है, नहीं, जिसको वो लगातार असर्ट कर रहे, ठीक है। हम कई हमारे जो है एक छोटा सा, चलिए जब डिस्कस कर रहा हूं तो एक इक्वेशन डिस्कस कर देता, और बहुत मजेदार इक्वेशन है, समझ लेंगे ना तो भारतीय राजनीति को और बिहार की राजनीति को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दक्षिणपंथी राजनीति को देखें, और दक्षिणपंथी राजनीति में मैं दोनों की बात कर रहा, ठीक है, भाजपा प्लस संघ। अब ये मत कहिएगा कि संघ सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं। तो अगर ये आपका परसेप्शन है तो अपने तक रखें, उस परसेप्शन से मेरा कोई वास्ता नहीं है, सच्चाई से भी कोई वास्ता नहीं, समझे? नहीं, फिर सत्य सापेक्षिक होते हैं, देखने वाले पर। सौरभ से पूछिए सच है ये, समझे? दूसरा है ओवैसी, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी की जो भाजपा है उसकी स्ट्रैटेजी को देखें। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है? पारंपरिक रूप से देखें, पारंपरिक रूप से इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? तो इसकी ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी को देखेंगे तो इसकी ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी है हिंदू वोट बैंक की राजनीति। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो कम्युनल पोलराइजेशन। दूसरी इसकी राजनीति क्या है? पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस के अंतर विरोधों से लाभ उठाना, जो सामाजिक न्याय की राजनीति है। के अंतर विरोधों से लाभ उठाना, सामाजिक न्याय की राजनीति के अंतर विरोधों से लाभ उठाना, ठीक है। और ये दो काम कर रही है। ये अंतर विरोध क्या है? वंशवाद
भ्रष्टाचार, और तीसरा मध्यवर्ती जातियों का प्रभुत्व। अब गौर कीजिएगा, भाजपा वंशवाद के विरोध की बात करती है या नहीं? भाजपा भ्रष्टाचार के विरोध का बात करती है या नहीं? और भाजपा अगर आप देखें तो ये मध्यवर्ती जातियों पर आधारित जो राजनीति है, विशेष करके जो समाजवादी राजनीति है, आप अगर देखें तो जो ईवीसी हैं, ईवीसी के सहारे वो उसको रिडिफाइन कर रही है या नहीं? तो यहां पर देखेंगे दो चीजों को होते देखेंगे। पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस को पुनर्परिभाषित करना, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस को पुनर्परिभाषित करना। नहीं, देखिए उपेंद्र कुशवाहा को पिक करना, उधर अगर आप जाकर के देखें मुकेश सहनी को पिक करना, उधर अगर आप जाकर के देखें जीतन राम मांझी को पिक करना, नहीं, और ऐसे छोटे छोटे पॉकेट को पिक करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो एक पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस को रिडिफाइन करती हुई दिखाई पड़ेगी, और दूसरा पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस को अप्रासंगिक बनाना। आप गौर कीजिएगा भाजपा के उभार के साथ क्या हो रहा है। पिछड़ों के प्रतिनिधित्व में आपको कमी दिखाई पड़ेगी, ट्रेंड, चाहे आप संसद में पिछड़ों के प्रतिनिधित्व की बात करें या विधायिका में पिछड़ों के प्रतिनिधित्व की बात करें, दोनों में गिरावट दिखाई पड़ेगी। और सवर्णों के प्रभुत्व में, सवर्णों की भागीदारी में, प्रतिनिधित्व और भागीदारी में विस्तार आपको दिखाई पड़ेगा, कॉमन फिनोमेनन। तो रीडेफिनेशन का घाटा जो है पिछड़ों को हुआ है और फायदा सवर्णों को हुआ है, और सवर्ण इसके क्या हैं? सवर्ण और बनिया, ये दोनों अगर देखें तो पारंपरिक वोट बैंक है भाजपा के। अब बातें समझ में आ रही हैं? और इसके सहारे क्या किया जा रहा है? इसके सहारे अगर आप देखें तो इसके सहारे पिछड़ों और दलितों को जोड़ने की कोशिश। अब बातें समझ में आई? इसके अलावा अगर आप जाकर के देखें तो एक मॉकटेल है, मॉकटेल एक प्रकार का ड्रिंक होता है जिसकी क्या खासियत होती है? नहीं, जैसे खिचड़ी होती है खाने में, तो ड्रिंक में मॉकटेल होता है, इसमें बहुत कुछ मिला होता है। तो इस मॉकटेल में अगर आप जाकर के देखें विकासवादी राजनीति भी होगी, इस मॉकटेल में अगर आप जाकर के देखें तो एंटी पाकिस्तान, इसमें एंटी मुस्लिम, इसमें
नेशनलिज्म, एंटी नेशनलिज्म, मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि एक कस्बाई शहर से था, नहीं, जहां एक ही सिनेमा हॉल था, बाद में दूसरा भी सिनेमा हॉल आया। तो सिनेमा का प्रचार करने जब निकलते थे बद्री जी, तो हर सिनेमा में कहते थे मारधार, सेक्स, रोमांच से भरपूर सिनेमा। ये टैगलाइन उनका था। तो मॉकटेल वही है। नहीं, कई लोगों ने मुझसे पूछा और कई लोगों से इस पर मेरी बहस हुई। बहस किस बात पर हुई? बहस इस बात पर होती है कि इस दक्षिणपंथी राजनीति की काट किसको प्रेजेंट करनी है। कांग्रेस को? क्या हाथों तो दिखा रही हो क्या? दिखा लो, दिखा लो, कहीं कुछ नई लकीरें आ गई हो। प्रशांत किशोर जी मौका दे दे। समझ? अरे इस बार के विधानसभा चुनाव में तेघरा से मौका मिल जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस को या ऑपोजिशन आप कह ले, और यह काट कैसे संभव है? यह काट कैसे संभव है? इस बात को समझना होगा आपको। तो ऑपोजिशन अक्सर किसकी बात करता है? एक अखिलेश जी क्या कहते हैं? पीडीए, पीडीए ही कहते हैं ना, पिछड़ा दलित अलायंस। नहीं, पीडीएम कहते हैं ना, पीडीए कहते हैं, एम नहीं ना बोलेंगे। अच्छा, अच्छा, नहीं तो मतलब वो अंडरस्टूड है, ये मत कहिए बात बदलते। अब अगर देखें, अगर इनको काउंटर करना है तो आप सीधी सी समझे, जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति जो है वो कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में है। हमेशा ध्यान रखें, अगर धर्म की राजनीति चलेगी तो जाति की राजनीति कमजोर पड़ेगी, और जाति की राजनीति अगर चलेगी तो धर्म की राजनीति कमजोर पड़ेगी। ठीक है? तो ऑपोजिशन दलित की बात करता है अक्सर। दलितों की आबादी करीब करीब कितनी है? क्या? करीब मेरे ख्याल से 17-18 के आसपास है। ठीक है? मुस्लिम, इनकी आबादी कितनी है? इनकी आबादी करीब करीब 15 से 16% के आसपास। ठीक है? और तीसरा अगर मूव करें पिछड़े, अब इस बात को समझ, बार बार बात होती है ना, आज भी बहुत गुस्सा आया उमर अब्दुल्ला जी को। उन्होंने कहा लड़िए आपस में, परिणाम भुगतिए। ये टिप्पणी हरियाणा चुनाव के बाद नहीं आई थी, ये बात ध्यान रखेंगे, समझे? तो यहां पर राहुल गांधी का फोकस लगातार अभी किस पर है?
लगातार इस पर दावा किया जा रहा उनके द्वारा, जबकि वास्तविकता यह है कि कांग्रेस के वोट बैंक को, पारंपरिक वोट बैंक को देखें तो पिछड़े कभी कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक नहीं रहे। कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक निर्मित हुआ सवर्णों से। अगर इनके ट्रेडिशनल वोट बैंक की बात करें, यही सब चीजें समझने के लिए जरूरी है। सीधे जो आप लोग किसी कंक्लूजन को ड्रॉ कर लेते ना, अगर पारंपरिक वोट बैंक को देखें तो यहां पर दलित रहे हमेशा से, यहां पर मुस्लिम रहे हमेशा से, यहां पर सवर्ण रहे हमेशा से, और हमेशा ओबीसी किधर रहे हैं? विरोध में रहे। इस इक्वेशन को समझिएगा। अब यहां पर इस चीज को समझिएगा, सवर्णों को कांग्रेस से दिक्कत नहीं है। अगर आज कांग्रेस के रूप में एक मजबूत विकल्प मिले तो सवर्णों को बीजेपी से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करते दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब आरक्षण की राजनीति 90 के दशक में जोर पकड़ती है तो मजबूरी में कांग्रेस गई, मजबूरी में सवर्ण बीजेपी की तरफ गए हैं। विरोध तो कांग्रेस के द्वारा भी किया जा रहा था, विरोध बीजेपी के द्वारा भी आरक्षण का किया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस सवर्णों के इंटरेस्ट को मजबूती से डिफेंड करने की स्थिति में नहीं थी, और उधर हिंदुत्ववादी राजनीति का जोर पकड़ रहा है, और कांग्रेस का सेकुलर ओरिएंटेशन था जो सोशलिस्टों का ओरिएंटेशन था। तो इस मजबूरी में वो उसकी तरफ शिफ्ट किए। और जब तक सपा और राजद जैसे दल कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं, तब तक बीजेपी से जितनी भी नाराजगी हो जाए, सवर्णों के लिए बीजेपी को छोड़ना मुश्किल है। समझे? क्योंकि सपा या राजद जैसे दल जो है, इनकी पूरी राजनीति जो है किस पर बेस्ड रही है? पूरी की पूरी राजनीति जो है वो आपको अपर कास्ट के अगेंस्ट में रही है। अब बातें समझ में आई? तो ये एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि बिना इसके सहारे ये जो जातिगत जनगणना है, ये जो जातिगत जनगणना, बिना इसके सहारे जाति आधारित राजनीति को जोर नहीं पकड़ाया नहीं जा सकता, और बिना जाति आधारित राजनीति को जोर पकड़ाए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, हिंदुओं के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर आधारित राजनीति जो है उसके अंतर्विरोधों को नहीं उद्घाटित किया जा सकता। अब बातें समझ में आई या नहीं? तो दोनों जो हैं अपने अपने टर्फ पर खेल रहे, दोनों अपने अपने टर्फ पर खेल रहे हैं। और इसलिए देखेंगे राहुल गांधी जब ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करते, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो सवर्ण सिंपैथेटिक हैं कांग्रेस को लेकर, वे इससे नाराज होते हैं, उनमें गहरी नाराजगी होती, उनको नागवार गुजरता है राहुल गांधी का जातिगत जनगणना पर फोकस। वो रिएक्ट करते, लेकिन वो ये समझने के लिए तैयार नहीं है, वो ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि अभी का जो राजनीतिक परिदृश्य है, उस राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा सवर्णों की पहली पसंद है। तब तक जब तक कांग्रेस रिवाइव नहीं करती, कांग्रेस के रिवाइवल में सवर्ण रोल प्ले नहीं करने जा रहे। रिवाइवल के बाद कंसोलिडेशन का जो फेज होगा, वहां पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सवर्णों के बिना अपने रिवाइवल को इंश्योर करना होगा। और अगर कांग्रेस को सवर्णों के बिना अपने रिवाइवल को इंश्योर करना है तो फिर कांग्रेस को वैकल्पिक राजनीति की संभावनाओं की तलाश करनी होगी। बातें समझ में आई? क्या सही है क्या गलत है अभी मैं उधर नहीं जा रहा। जो अभी क्रूड पॉलिटिकल सिनारियो आज का है, उस क्रूड पॉलिटिकल सिनारियो को आपके सामने रख रहा हूं। एक यहां पर शिफ्ट आपको दिखेगा कांग्रेस में। इसके पहले तक कांग्रेस कभी पिछड़ों की राजनीति, ये बात कांग्रेस ने नहीं की, नेवर। लोकल लेवल पर जो बात की जाती रही हो, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में कभी भी ये एजेंडा कांग्रेस का नहीं रहा। एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो दूसरे बिंदु को आप पिक करें, वो भी आपको समझना होगा। जिस आइडियोलॉजी, डिसअपीयरेंस ऑफ आइडियोलॉजी की बात हो रही थी, इनका ओरिएंटेशन किन की तरफ है? प्रो मार्केट, नहीं। और इस प्रो मार्केट ओरिएंटेशन ने सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को बढ़ाया है या घटाया है? इसने इकोनॉमिक एक्सक्लूजन की प्रक्रिया को, आर्थिक बहिष्करण की प्रक्रिया को तेज किया, असमानता बढ़ी, असमानता बढ़ी, नहीं। और आप देखिए ये खाई लगातार बढ़ रही। अब अगर आप जाकर के देखें, इस असमानता को रिड्रेस करना है। इस असमानता को रिड्रेस करने के लिए इनके पास क्या है? देखिए तो अभी जो बजट सत्र में राहुल गांधी का जो स्पीच है, माना जा रहा है इट इज क्लासिकल, वन ऑफ द बेस्ट स्पीच। उस स्पीच को सुनिए, वेल क्राफ्टेड स्पीच है वो, मैंने भी नहीं सुना है, लेकिन उसके एनालिसिस पर जितना पढ़ा है और कल के बाद सुनूंगा भी, वेल क्राफ्टेड स्पीच है। और जितनी बातें मैं आपके साथ कर रहा हूं, आप जाकर के देखें उसकी चर्चा वहां पर है या नहीं। ठीक है, लगातार आप देखें प्रधानमंत्री जी के स्पीच को देखें, लगातार वो बतलाने की कोशिश कर रहे हैं हमने पिछड़ों के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया। ये लगातार प्रश्न उठ रहा है या नहीं। बिहार में अगर आप जाकर के देखें तो एक अभी डिस्कोर्स आपको मिलेगा जगदेव प्रसाद बनाम अब्दुल गफूर। जगदेव प्रसाद जो समाजवादी राजनीति से जुड़े हुए थे, जिनका मर्डर हुआ था, जिनकी हत्या हुई थी, और उस समय अब्दुल गफूर के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार बिहार में थी। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जगदेव प्रसाद के ऊपर, और उसके बाद अचानक से, तो यह ट्वीट जितना चौंकाने वाला है कांग्रेस के ट्रेडिशनल लाइन से डिफरेंट, इस ट्वीट के प्रति जो व्यापक प्रतिक्रिया है ये उससे ज्यादा चौंकाने वाली। प्रधानमंत्री जी लगातार ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम दलितों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, नहीं। और कांग्रेस अपनी तरफ से दलितों के प्रति कमिटमेंट की बात करती है। जहां भी दलितों से जुड़ा हुआ मसला होगा, उत्पीड़न का मसला होगा, वो लगातार उठाती है, समझे। तो पूरे के पूरे पार्लियामेंट को देखें तो जब प्रधानमंत्री टारगेट कर रहे होते तो किसको टारगेट कर रहे होते? नेहरू गांधी फैमिली और कांग्रेस को, अदर ऑपोजिशन को नहीं।
क्योंकि उन्हें ये पता है रियल खतरा कहां से है, चाहे कांग्रेस कितनी भी कमजोर क्यों ना हो जाए। 5% पर तो गेम बदल जाएगा। एक का 5% प्लस होना, दूसरे का 5% माइनस होना, 10% का डिफरेंस क्रिएट होगा। सारा गेम। मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? और उस गेम का आधार तैयार हो रहा है, नहीं हो रहा है ये बात नहीं। अब इसमें समय जितना लग जाए। तो जिस आइडियोलॉजिकल डिसअपियरेंस की बात कर रहे थे, आप अगर यहां से आप चीजों को पिक करने की कोशिश करें तो ये 2019 के बाद का डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में चीजों को समझने की कोशिश करें। तो इसलिए हमने कहा इस इक्वेशन को समझेंगे, बिहार की राजनीति को समझना आसान होगा। मांझी क्यों खड़े हुए, मुकेश सहनी क्यों खड़े हुए, उपेंद्र कुशवाहा क्यों खड़े हुए, कैसे इनका इमरजेंस होता। नहीं, बिहार की राजनीति में यादवों का जो प्रभुत्व रहा समाजवादी राजनीति में, नहीं तो कहीं ना कहीं उस प्रभुत्व के प्रति प्रतिक्रिया हुई। उस प्रतिक्रिया को किसने रिप्रेजेंट किया? नीतीश कुमार जी ने। जिस तरह यादव डोमिनेटिंग कास्ट है सोशियोलॉजी की शब्दावली में, उसी तरह कोयरी और कुर्मी डोमिनेटिंग कास्ट से हैं। नहीं, उन्होंने उनको पिक किया और आज भी देखे 15 से 16% वोट नीतीश जी के पास है। कहा जाता है नीतीश जी जिधर जाएंगे जीत कुर्सी उधर ही जाएगी। मतलब इसलिए जहां जाते हैं कुर्सी पकड़े रहते हैं, छोड़ करके नहीं जाते हैं। छोड़ करके जाएंगे तो गेम हो जाएगा। नहीं तो उन्होंने गढ़ा। कैसे गढ़ा? तो उनको पता है कि अपनी जाति की बदौलत तो हम आएंगे नहीं। मुसलमानों के बीच लालू जी की अच्छी पैठ है। नहीं, और बीजेपी के साथ जब हम जुड़ रहे हैं तो मुसलमान छिटकेंगे हमसे। नहीं, तो उन्होंने उसको गढ़ने की कोशिश की। मुस्लिम राजनीति के जो अंतर्विरोध थे, उस अंतर्विरोध को उसने तूल देने की उन्होंने कोशिश की पसमादा गैर पसमादा के विभाजन के जरिए, और पसमादा मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। उनको यह पता था कि दलित राजनीति जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं रामविलास पासवान, अगर उस दलित राजनीति में कई छेद हैं। रामविलास पासवान जी की दलित राजनीति का मतलब सत्ता की अवसरवादी राजनीति। रामविलास पासवान जी की दलित राजनीति का मतलब वो पैकेज है, फैमिली पैकेज है। नहीं, तीसरा, रामविलास पासवान जी की दलित राजनीति का मतलब क्या है? और ये चीजें हैं जिनको आप संयमित भाषा में आंसर में लिखेंगे, उसके लिए मैं बात कर रहा। उनकी दलित राजनीति का मतलब क्या है? तो उनकी दलित राजनीति जो होगी उनमें दलितों में पासवानों का, पासवान डोमिनेटिंग कास्ट है। नहीं, प्रभु जाति के अंतर्गत आती है, तो वहां पासवानों का वर्चस्व होगा। तो जैसे मुस्लिम समाज का जो इंटरनल कंट्राडिक्शन है, पसमादा गैर पसमादा के विभाजन के जरिए नीतीश जी ने उन्होंने कैपिटलाइज करवाने की कोशिश की, ठीक उसी प्रकार देखेंगे दलितों के राजनीति के जो अंतर्विरोध थे, उन अंतर्विरोधों को भी उन्होंने कैपिटलाइज करवाने की कोशिश की। और उन अंतर्विरोधों को कैपिटलाइज करवाने की जो कोशिश की गई, किसके जरिए? तो आप देखेंगे दलित और महादलित का विभाजन हुआ, और मेरे ख्याल से 22 जातियां दलितों की कैटेगरी में आती। उन 22 जातियों में नीतीश जी ने इनिशियली 18 जातियों को
महादलित पहले बनाया, 4 जातियों को अलग किया, बाद में फिर 3 जातियों को महादलित में ले आए। नहीं, ये वर्गीकरण दलित महादलित का नहीं है, पासवान दलित और गैर पासवान दलित के वर्गीकरण में तब्दील हो जाता है। और वहां पर जाकर के देखे उन्होंने मांझी कार्ड कहां से खेला। अब फिर आगे बढ़े वहां से, आप देखेंगे जो ओबीसी थे वहां पर भी उन्होंने ओबीसी के जो इंटरनल कंट्राडिक्शन थे उनको कैपिटलाइज किया, करने की कोशिश की। इसी इंटरनल कंट्राडिक्शन को कैपिटलाइज करने की कोशिश पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा की गई थी। इसी चीज को तो इन्होंने ओबीसी और ईबीसी का क्लासिफिकेशन किया और कोटा के सब कोटा विद इन कोटा। अब बातें समझ में आई या नहीं? तो उनका यह वर्गीकरण या उनकी यह रणनीति लालू यादव जिस पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस को रिप्रेजेंट करते, ये उसको वीकेंड करती है। ये उनके लिए था। और सही मायने में कहें तो नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक गुरु नीतीश जी हैं। सही मायने में मैं कह रहा हूं, हल्के में नहीं कह रहा, समझे? और आप अगर जाकर के देखें तो नीतीश जी आपको कहीं ज्यादा सफल दिखाई पड़ेंगे अपनी राजनीति में नरेंद्र मोदी जी की तुलना में। यह भी आपको लगेगा कि यह कुछ बेतुकी बात है, लेकिन इन रियल सेंस आप देखें, ठीक है? क्योंकि सारी चीजों के बावजूद अगर आप देखें तो नीतीश जी के राजनीति का जो एक मतलब, मैं कभी उनका प्रशंसक नहीं रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर यह बात स्वीकार करता हूं, कभी प्रशंसक नहीं रहा, ठीक है? और मेरी समझ कहती है कि नीतीश जी लालू जी से ज्यादा जातिवादी हैं, कास्टिस्ट हैं। शायद प्रशासन में आपको जाने का मौका मिले और तब तक नीतीश जी की सरकार रह गई, समझे, तो आप इस चीज को महसूस करने की स्थिति में होंगे। लेकिन ये फैक्ट है कि इंक्लूसिवनेस नीतीश जी में ज्यादा है, ये बात स्वीकार करनी होगी आपको। ये इंक्लूसिवनेस वहां पर ज्यादा है। अभी एक छोटी सी घटना बतलाता हूं, कहां तक आप समझ पाएंगे मैं नहीं कह सकता, और इसलिए कहता हूं अपने ऑब्जर्वेशन का आंसर में इस्तेमाल करें। जब तक अपने ऑब्जर्वेशन का आंसर में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आंसर जीवंत नहीं होगा, वैल्यू एडिशन नहीं होगा, और तब तक उस आंसर को आप इफेक्टिवली कैपिटलाइज करवाने की स्थिति में नहीं होंगे। देख लो मोबाइल, देख लो। हाँ हाँ, तो सो जाओ ना, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, सो जाओ ना, उससे बढ़िया तरीका है, समझे? क्योंकि ये सब तो लिखना नहीं है, पूछा जाएगा नहीं। क्या कह रहा था? हाँ, अभी कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं बिहार में, शकील अहमद खान, उनके बच्चे ने सुसाइड की। सुसाइड का ही केस है मोटा मोटी जो लग रहा है। क्या जो भी हो, उनका उसका डेथ हो गया, जो कहना चाहें, वध और हत्या, समझे, देखने का नजरिया है। तो जब जनाजा निकल रहा था, राम कृपाल यादव ने उस जनाजे को कंधा दिया जाकर के।
रामकृपाल यादव जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने उसको जाकर के कंधा दिया। नहीं, भाजपा की राजनीति में तो इसका स्पेस नहीं है नहीं के बराबर स्पेस है। तो फिर ये कैसे संभव हुआ? तो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का जो एक बैकग्राउंड है उनका, एक ये। दूसरी चीज अगर आप ध्यान रखें, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जो राजनीतिक शैली है, उनके नेतृत्व में राजनीति जिस तरह से डिफाइन हो रही है, उसमें ऑपोजिशन में होने का मतलब है एनिमी होना। वहां पर भी इसके लिए स्पेस नहीं है। उनके पहले की जो राजनीति थी, उनमें राजनीति और व्यक्तिगत संबंधों के बीच लाइन ऑफ डिमार्केशन था। जब राजनीति की बात आती तो हम जितना विरोध कर लें, लेकिन जब मुलाकात होती थी तो व्यक्तिगत स्तर पर लगता कि कुंभ मेले के बिछड़े हुए दो भाई, अब तक मिलना भी मुश्किल है। जब 30-40 करोड़ लोग एक साथ डुबकी लगाएंगे कुंभ में, तब तो बिछड़े तो गए। भगदड़ 1 में गए कि भगदड़ 2 में गए, किस में गए? तो इस चीज को समझने की कोशिश करें। तो यही बात बतलाना चाह रहा हूं। होता क्या है, हम मतलब चीजों को समझे बिना डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसीलिए हमने कहा कि ये एक बहाना है, इसके जरिए इस समीकरण को समझे। आने वाले समय में राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी, ये इसी पर निर्धारित करेगा कि कौन सी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है क्लिक करती है। अगर ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्लिक करेगी तो फिर अपने आप ये धारा कमजोर पड़ेगी। अगर ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जब तक काम करती रहेगी, ये कमजोर रहेगी। अब देखना यह है कि क्या होता है। बातें स्पष्ट हुई? वापस लौटे अपने प्रश्न पर लौटते।